नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यावसायिक सलाहकार। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर बिजनेस। ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान की बिजनेस कैसे शुरू करें। जब भी हम लोग देखते हैं कोई अगर हमें बिजनेस शुरू करना होता है तो सबसे पहले हमारी निगाह जो जाती है वो ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान की तरफ जाती है, क्योंकि हम लोग हर दिन डेली बेसिस पे किराना स्टोर को देखते हैं। वहां पर जो हमारी जरूरतों की चीज है, आम जरूरतों की चीज है, उसको हम लोग वहां से लेते हैं। तो हर हमेशा उसके हम लोग को प्राइस देखते रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ पे कम प्राइस में मिलेगा। तो ये डेली जो हमारी जो सबसे पहली नजर जाती है वो ग्रोसरी स्टोर या किराना दुकान पे जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस ग्रोसरी स्टोर एक होता क्या है, और अब जो ग्रोसरी स्टोर्स में अब बहुत से और अदर जो बिजनेसेस साथ में आ रहे हैं, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर कर रहे हैं साथ में वेजिटेबल का बिजनेस भी आप कर रहे हैं, साथ में आप डेयरी का भी आपने स्टार्ट कर दिया है, कोल्ड ड्रिंक का भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह एक ग्रोसरी स्टोर में अब बहुत से सारे आपका जो प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस ग्रोसरी स्टोर क्या होता है, इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है, और एक ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ग्रोसरी अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो हम फंड कहां से लाएं, कैसे हम सोर्सेज ऑफ फंड जो है फंड को कहां से अरेंज करें, अगर फंड हमारे पास नहीं है तो बैंक को कैसे अप्रोच करें। इसके अलावा जो ग्रोसरी बिजनेस के लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस क्या है, क्या हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करें, पार्टनरशिप में करें, वन पर्सन कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो किस तरह के फॉर्म ऑफ द बिजनेस हम सेलेक्ट करें सो डेट हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड बिल्डिंग और हम उसको मैनेज कर सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेटअप प्रोसेस क्या है। ठीक है, ग्रोसरी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सेटअप प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हमें वेंडर को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, कस्टमर को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये सारे जो स्टेप्स जो है वो हम देखेंगे स्लाइड में। इसके अलावा हम देखेंगे ग्रोसरी शॉप फ्रेंचाइज, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई है, किसी ने फ्रेंचाइज पतंजलि का ले लिया है, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग का ले लिया है। तो अब उस फ्रेंचाइज लेने का क्या एडवांटेज होता है। इसके अलावा हम सुटेबिलिटी इन इंडियन मार्केट फॉर ग्रोसरी बिजनेस, तो इंडियन मार्केट में ग्रोसरी बिजनेस का क्या सुटेबिलिटी है, इसको भी हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि ग्रोसरी स्टोर जो होता है, किराना का दुकान जो होता है, वो किस तरह का बिजनेस होता है। तो ग्रोसरी स्टोर रिटेल स्टोर होता है, होलसेल स्टोर नहीं, रिटेल स्टोर होता है। रिटेल स्टोर जहां पर आपको सारा हाउस होल्ड किचन रिक्वायरमेंट है, दाल चावल आटा मसाले, इसके अलावा आपको प्लास्टिक मग ब्रश बकेट, इसके अलावा डिटर्जेंट सैनिटाइजर लिक्विड सोप टूथपेस्ट बाथरूम टॉयलेट क्लीनर, और आजकल तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह भी लोग रख रहे हैं। इसके अलावा आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट भी आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। तो इस तरह एक पूरा एक आपका जो बकेट जो है पूरा पूरा कंप्लीट जो पैकेज जो है, आपका जो रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट होता है वो आपको ग्रोसरी स्टोर से आपका पूरा हो जाता है। शहरों में मेट्रो सिटी में आजकल मॉल का कॉन्सेप्ट है, तो आप वहां जाएंगे तो आपको पूरा सब कुछ बड़ा आपका स्टोर आपको मिलेगा, वहां पर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है आपका। लेकिन छोटे छोटे जगहों में आपको किराना दुकान छोटा छोटा शॉप मिलेगा। अभी भी इंडिया में मोर देन 90% जो है आपका ग्रोसरी स्टोर इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है। तो दोस्तों ये ग्रोसरी स्टोर के लिए प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, तो इसको आप एवरेजिंग एक मान के 2 से 20% के आसपास का जो बीच का आपका मार्जिन होता है। किसी प्रोडक्ट में हो सकता है 25% या 30% का मार्जिन होता है, मैं बताऊंगा उसको कि कैसे मार्जिन लोग बढ़ाते हैं। और कोई कोई प्रोडक्ट में आपका बहुत मिनिमम मार्जिन होता है 2% 3% का होता है।
तो ये 2 से 20% हम एवरेज एक मान के चलते हैं आइडियली कि आपका ये जितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियली क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं बोलूंगा, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, सबसे पहले कस्टमर के माइंड से आप सोचना शुरू कीजिए। एक कस्टमर, अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो कस्टमर आपके दुकान पे, आपके शॉप पर क्यों आए? डिस्टेंस उसके घर से कितना है, उसके रिक्वायरमेंट की चीजें आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, कस्टमर का जो प्रेफरेंसेस होता है वो वहां पूरा होता है कि नहीं होता है। और आजकल कोविड या उसके बाद का जो सिचुएशन आएगा उसमें आप देखेंगे सप्लाई एट होम, होम डिलीवरी का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ जाएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे मेट्रो सिटी वगैरह में आप व्हाट्सएप पे या आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर देते हैं, आपको आ जाता है। आजकल तो सारा ग्रोसरी आइटम आपका ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं, करते हैं आप। तो अभी अब जो ट्रेन जो चला है, इस ट्रेन को आपको समझना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको ले जाना पड़ेगा अपने टेम पर। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में अब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर दे देते हैं अपने जो शॉपकीपर है उसको कि ये आइटम भैया भिजवा देना। ठीक है, तो कस्टमर का थोड़ा सा स्टडी, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उसका वहां पे कस्टमर का थोड़ा स्टडी कीजिए। ठीक है, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है, कस्टमर का ट्रेंड क्या है, ठीक है, किस स्टेटस ऑफ द लिविंग, जो है लिविंग स्टैंडर्ड उनका क्या है, किस तरह का आइटम का कंजम्पशन ज्यादा है। तो ये सारे जो स्टडी जो है आपको कर लेना चाहिए। जहां भी आप शॉप खोल रहे हैं तो शॉप के नियर बाई लोकेशन का आपको स्टडी कर लेना चाहिए आपको। इसके बाद आपके कंपटीटर्स का, अब जहां पर शॉप खोल रहे हैं तो वहां से ऑलरेडी कोई अवेलेबल पहले से ही कोई आपका किराना का शॉप खोले हुए हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगा कि आपको कंपटीशन का तुरंत फेस करना पड़ेगा। आपको आपके पास क्यों आए, तो यहां पर आपको अपना यूनिक जो आपका बिजनेस स्ट्रेटजी है, बिजनेस मॉडल है, कस्टमर को आप अट्रैक्ट करने का जो है वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। आपका जो ग्रोसरी स्टोर है उसको आपके कम से कम कॉस्ट पे उसको अट्रैक्टिव बनाइए, उसका डिजाइन इस तरह कीजिए। या इस बात, एक स्टोर है बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा है, ठीक है, बिल्कुल चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई, सब कुछ में कहीं पे धूल धक्कड़ नहीं है, तो आप उसको प्रेफरेंस करेंगे। तो उसका डिजाइन इस तरह कीजिए स्टोर का, जो जिससे लोगों का अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्ट लोग हो, कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो। आपके स्टोर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। इस स्टोर खोला, बाहर से भी कोई बंदा जा रहा है तो उसको स्टोर आपका दिख गया, ठीक है, वहां से वो जाके परचेज कर लेता है। तो इसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था, स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है, आप साथ में एक स्टोर खोलते हो, वहां मिल्क भी, डेयरी प्रोडक्ट भी रखते हो, वेजिटेबल भी रखते हो, ठीक है, और अदर्स आप ग्रोसरी आइटम रखते हो, तो आप स्पेस को इस तरह मैनेज करना होगा आपको कि नहीं। एक ही शॉप में आप अंदर सब्जी रखते हो तो दिखाई नहीं पड़ता सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट रखते हो तो दिखाई नहीं पड़ता आपको, ठीक है, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो आप मिनिमम कॉस्ट स्पेस को इस तरह मैनेज करें कि आप सब चीज का विजिबिलिटी बने। आपका डिस्प्ले बोर्ड, आपका बोर्ड इस तरह का हो जो दूर से दिख जाए उस लोगों को। डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, आजकल बहुत अच्छा पैकेजिंग आप देखते होंगे कि आप इतने का सामान खरीदिए 400 का, 1 केजी प्याज फ्री मिलेगा, 1 केजी टमाटर दे देंगे हम आपको फ्री में। तो इस तरह का पैकेजिंग, डिस्काउंट ऑफर करते समय आप इस तरह का अट्रैक्टिव ऑफर दीजिए। पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, पैकेजिंग के साथ अपना नाम वगैरह जो होता है, पूरे अपना ब्रांड बिल्डिंग जो करते हैं आप शॉप का, उसका ये अलग से पैकेजिंग कीजिए उस तरह बनाकर। ठीक है, बहुत से लोग हैं कि नियर बाई लोकेशन खोजते हैं कौन सा शॉप बेस्टर है, तो गूगल मैप वगैरह पे कस्टमर रिव्यू वगैरह वहां पे कर दीजिए, जिससे आपका ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है, व्हाट्सएप ऑर्डर, इस तरह के चीजों में आपका बढ़ोतरी होगी। और एक चीज बड़ा मैं ऐसा सजेस्ट करना चाहूंगा, आप ग्रोसरी शॉप खोल रहे हैं तो आपका सम यूनिक प्रोडक्ट आप रखिए, ठीक है, जो आसपास नहीं मिलता हो, उसके लिए कस्टमर को मतलब डिपेंडेंसी बने कि उस प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रोच करना पड़े। एक बार कस्टमर जब वहां आना शुरू करेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसको और अदर प्रोडक्ट वो लेना भी शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसा चीज, मान लीजिए आपका, आपके जो ड्राई फ्रूट है, ठीक है, कम रेट पर अच्छी क्वालिटी का आप देते हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे टाउन में, सिटी में नहीं मिलता है या पूरे मोहल्ले में नहीं मिलता है,
तो ये आपका यूनिक प्रोडक्ट। आज का सैनिटाइजर और मास्क आपका सबसे डिस्काउंटेड रेट पर रहता है। तो इस तरह के आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट देख लीजिए, जिससे आपके जो शॉप पर आपकी जो कस्टमर है वो जा सके, और एक बार जाए तो वो और प्रोडक्ट पर उसकी विजिट और प्रोडक्ट को वो परचेज वहां से कर ले वहां पे। इसके बाद लोकेशन, ठीक है, इसके लिए मैं बड़ा ही स्पेसिफिक रहता हूं कि लोकेशन जो आपकी होती होगी, ठीक है, ऐसी जगह पर जहां कस्टमर का आना जाना ज्यादा लगा है डेली यूज के लिए। मान लीजिए आपने डेयरी आपका है बगल में, तो वहां पर लोग अक्सर यहाँ आते हैं दूध लेने के लिए, ठीक है, पनीर लेने के लिए। तो अब इस तरह की चीज यहाँ पर जब रेगुलर आते हैं तो उसको देखते हैं, अच्छा दूध ले रहे हैं, सब्जी भी ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ अच्छा यहीं से हम लोग सब कुछ अनाज भी ले लेते हैं, मतलब यहीं से साग ये मसाले भी ले लेते हैं। तो अदर चीजें के लिए वो वहीं पर अप्रोच करने लगते हैं, ठीक है। नियर वेजिटेबल शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, तो वहां पर लोग जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि यहाँ पर यहीं से हम ले लेते हैं। तो कस्टमर की विजिबिलिटी एंड रीचेबिलिटी दोनों बने, ठीक है, विजिबिलिटी भी बने और वो जा सके, एक्सेस कर सके, आराम से पहुंच जाए, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट में आप इसको प्लान कर लीजिए, कितना रिक्वायरमेंट है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने से आप शुरू कर रहे हैं, इसको अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। सेल्फ है, फर्नीचर है, डिस्प्ले रैक है, इक्विपमेंट जैसे अगर कंप्यूटर, फ्रिज, सिक्योरिटी कैमरा एंड टाइम क्लॉक, ठीक है, इस तरह की चीजों को आप ये कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। जैसे आप कंप्यूटर है तो ठीक है, आपका आप अगर मैनेज कर सकते हैं, जहाँ जिस सिटी में विदाउट कंप्यूटर भी अगर मैनेज कर सकते हैं तो इट्स ओके। फ्रिज आप बहुत से आप आइटम ऐसे रख रहे हैं जो आपको फ्रिज में ही रखना जरूरी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत से रखते हैं आप, ठीक है, पनीर है, तो मक्खन है, तो जैम, तो इस तरह की चीजों को आप फ्रिज में ही रख सकते हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट पर आपको प्लान कर लेना है कि आप जो चीज रख रहे हैं उसको प्रॉपरली रख लीजिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, जो आप सेल कर रहे हैं उसका इन्वेस्टरी स्टॉक प्रॉपरली मैनेज हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी इस तरह रखिए, अपने वेंडर से टाई अप इस तरह रखिए कि जब जरूरत हो तो तुरंत की तुरंत आपको अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए एक 5S का ये एक जापानीज टेक्निक भी है, ये बहुत अच्छा टेक्निक। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, मैं उसको बॉक्स में शेयर कर दूंगा बाद में। 5S मतलब आप अपने इक्विपमेंट, अपने आइटम्स जो है, गुड्स है या आइटम जो है, प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट है, उसको इस तरह सजा कर रखिए कि आप इजीली एक्सेस कर सके, उसको ऑर्डर में रखिए, ठीक है। और सबको में साइन होना, ऐसा नहीं कि धूल धक्कर लगा, जैसे कस्टमर को आपने कोई चीज दिया उसमें धूल लगा हुआ, कस्टमर उसमें पसंद नहीं करता उसको। तो चमक स्टैंडर्डाइज जो आइटम है, जो आपके पास गुड्स है, ग्रोसरी आइटम्स है, उसको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। तो इस तरह के जो टेक्निक्स हैं इसको आप यूज कीजिए दोस्तों। इसके अलावा आप अपना एक्सपेंसेस के लिए भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। सैलरी फॉर द एम्प्लॉइज की कितनी सैलरी जाएगी अगर एम्प्लॉय रखते हैं। टैक्स में आपका जीएसटी, इनकम टैक्स को आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा फीस जो हो गए आपके, लाइसेंस वगैरह की फीस, फूड लाइसेंस वगैरह की फीस वगैरह हो गए, शॉप एम्प्लॉइज वगैरह का इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं अगर, तो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर है आपका। इसके बाद material for the daily cleaning of the store, electricity and other equipment, AC, fan, generator, power backup, light, rental cost, space management आपका, accounting, OTT and legal charges। तो ये जो खर्चे हैं जो आपके डेली और अदर खर्चे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ग्रोसरी स्टोर कितने में ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत दावा करते हैं कि 50,000 से ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक आइडियली आप सोच लीजिए कि कितने से कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह आपके पास अवेलेबिलिटी भी है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑर्डर में आपके पास आप स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास गोदाम अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप मैनेज कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। तो आपके डिपेंड ये करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है आपके साइज, शेप एंड कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपकी स्टोर का साइज क्या है, शेप क्या है, कैपेसिटी कितना है, कितना आपने रेंटल कॉस्ट आपकी कितनी जा रही है, कितने स्टाफ रखा है, ठीक है, कितना स्टॉक रखा है, तो इस पर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो एक छोटा सा आप छोटा स्टोर एक 5 लाख या उससे ज्यादा में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिक प्लान आप कर सकते हैं किराना स्टोर के लिए।
और इसके लिए डिफरेंट बिजनेस मॉडल या मार्केट स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं कि आजकल मतलब लोगों के प्रेफरेंस जो है वो उसके अनुसार कैसे लोग अब लोग जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑर्डर या उसके होम डिलीवरी आपको करवाना है, साथ में आपको डेयरी अगर मान लीजिए है डाल दिया है, वेजिटेबल का डाला है, तो इस तरह आपको बिजनेस को स्ट्रेटजी और मॉडलिंग करना होगा कि हर को सेगमेंट वाइज आपको बांटना भी होगा। दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें फंडिंग कहां से लाएं। तो मैं इसको ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके पास जो अपना फंड है, ठीक है, ओन फंड, उसको यूज करेंगे, ठीक है, उस फंड को यूज कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप रिलेटिव या फ्रेंड से सपोर्ट लीजिए। इसके अलावा आप बैंक लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बैंक लोन में मुद्रा लोन जो आपके कम रेट पे आपको मिलेंगे, 10 लाख तक यहाँ पर लोन अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम वुमेन्स एंड SC ST के लिए है, ठीक है, तो वुमेन्स अगर स्टार्ट करना चाहती है किराना स्टोर, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने भी एक सेपरेट वीडियो मैंने स्टैंड अप लोन स्कीम के लिए बनाया है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा कैश क्रेडिट फैसिलिटी आप ले सकते हैं बैंक से। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी लाइक आपका करेंट अकाउंट ही होता है, लेकिन उसमें एक लिमिट दे दिया है। जैसे मान ली 5 लाख या 10 लाख का आपने एक लिमिट ले लिया है, तो आप 5 लाख तक फंड विड्रॉ कर सकते हैं और जो पैसा आता है उसको जमा कर देते हैं उसी में, ठीक है। तो आप जितना विड्रॉ करते हैं इंटरेस्ट आपका उसी पे लिया जाता है। तो ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी काफी अच्छा आपके लिए इस बिजनेस के लिए होगा। इसके अलावा क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेपर्स, मान लीजिए आप जहां से लेते हैं, ठीक है, उसके ड्यूज को क्लियर करने में थोड़ा समय लेते हैं। आपने रिटेल स्टोर खोला, आपकी रिकवरी डेली की है, लेकिन आप जहां से मान लीजिए राइस आपने कहीं से लिया, व्हीट कहीं से लिया, ठीक है, वेजिटेबल वालों को आप वीकली पेमेंट करते हो, लेकिन आपकी रिकवरी डेली की है। इस तरह क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेपर्स जो है आपके, उसके फंड को आप यूज कर सकते हैं, बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है, क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेपर्स से आप अगर मैनेज करें तो ये बिजनेस में काफी अच्छा आपका फंडिंग हो जाएगा। इसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं कि फॉर्म क्या होगा, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल होगा इस ग्रोसरी बिजनेस के लिए। तो मैंने पहले ही कहा कि शेप, साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि आप फॉर्म ऑफ बिजनेस भी किस तरह का चुने। अगर ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप कंपनी के रूप में देखना चाहते हैं, अपना बड़ा स्टोर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आपका, तो कंपनी के रूप में आप बनाना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जाइए। लेकिन शुरू में एडवाइजेबल होता है कि आप शुरू में सोल प्रोप्राइटर खोलिए। तो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में क्या है कि सोल प्रोप्राइटर में एक तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है आपको, टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिल जाता है आपको, डिडक्शन मिल का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा कन्वीनियंट है, आपके कंप्लायंसेस कॉस्ट बच जाते हैं, ठीक है। इवन आप रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लाई है, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर प्रिजम्पशन बेसिस पे आप टैक्सेस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। GST के अंदर आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए अच्छा है। कुछ लोग हैं कि फैमिली बिजनेस इनका चल रहा है, तो उनके लिए HUA पे अलग एक एंटिटी हो सकता है। और पार्टनरशिप LLP के लिए, तो पार्टनरशिप LLP में अगर आपके फंडिंग नहीं है, या 2 लोग मिलके या 2 से ज्यादा लोग मिलके अगर शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप और LLP के लिए जा सकते हैं। LLP और पार्टनरशिप के बारे में जो LLP की मैंने डिटेल एक वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। 1 पर्सन कंपनी, ये भी 1 पर्सन कंपनी लाइक ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इसमें झंझट 2 लोगों का झंझट नहीं है, 1 पर्सन ही मिलकर कंपनी बना सकता है। तो 1 पर्सन कंपनी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक डिटेल लिंक है, आप समझ लीजिएगा क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं, या आपका फ्यूचर प्लान है एक्सपेंशन का, ऑनलाइन बिजनेस आपको बढ़ाना है, या फिर आपको एक बड़ा पैमाने पर फंड रेज करना है, तो उस केस में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा सकते हैं। बैंक वगैरह लोन देने में थोड़ा सा उनको आसान होता है, प्रॉपर कंप्लायंसेस होते हैं वहां पे, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके लिए वो लोग प्रीफर करते हैं उसके लिए। तो आपको जो सुटेबल है वो अपने शेप, साइज और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, कितना स्टॉक रखेंगे इसको देखते हुए आप डिसाइड कीजिए, और किस तरह आप मार्केट को, कस्टमर को एक्सेस करेंगे, ठीक है, कैसा इमेज ले जाना चाहते हैं आप। क्योंकि नाम, आपका नेम बिल्डिंग, आप एक समय के बाद आपका जो स्टोर होता है उसका रेपुटेशन आपका बन जाता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं ग्रोसरी बिजनेस के लिए। शुरू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं।
तो अगर एक इंडिविजुअल करना चाहता है, ये करना चाहता है, तो पैन कार्ड उसके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और कोई एंटिटी अगर पार्टनरशिप फर्म में करता है, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो एंटिटी का रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड है हो गया, एलएलपी डीड हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो बिजनेस है, अगर बहुत से स्टेट में 20 लाख या उससे 20 लाख तक है, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको जीएसटी मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20 लाख से ऊपर करते हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। कुछ कुछ स्टेट में जैसे झारखंड, दिल्ली वगैरह में 40 लाख का लिमिट है, तो 40 लाख तक जो ट्रेडिंग है वो उस पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लेते हैं तो आपको कंप्लायंसेस और टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स की रिक्वायरमेंट आती है बहुत से स्टेट में, जैसे झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आपको। इसके बाद एमएसएमई एंड आधार उद्योग। पहले ट्रेडिंग बिजनेस के लिए लोग एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए मिलता था। अब एमएसएमई और आधार उद्योग में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका फूड लाइसेंस है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक अगर एप्लीकेबल है वहां पर, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। म्युनिसिपैलिटी लाइसेंस है तो वो लेना चाहिए आपको। इसके बाद वेंडर से टाई अप कर लीजिए कि कौन सा वेंडर से टाई अप बड़ा हेल्प रहेगा आपको इसके लिए, क्योंकि मान लिया स्टॉक नहीं है तो आप वेंडर से अगर टाई अप है और कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप स्पीड अप मतलब अपने स्टॉक को मतलब जब जरूरत हो तब आप मंगवा सकते हैं। और तो और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने से यहाँ पे आपको यहाँ पर ट्रेड पेबल और क्रेडिटर से जो फंड मैनेज करते हैं करेंगे उसमें भी काफी आपको हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा रिलेशनशिप वेंडर से डेवलप कीजिए। प्रोडक्ट प्राइस को आप इस तरह रखिए, कम्पिटिटिव प्राइस रखिए, राइट एंड कम्पिटिटिव प्राइस, अच्छी क्वालिटी का रखिए आप, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस आपका होना चाहिए, मतलब आजकल कर सकते हैं गूगल मैप वगैरह पे आप अपना लोकेशन को डाल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप बढ़ाइए, डिजिटली रेडी रहिए कि बहुत से जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ या उसके बाद का जो आप जो सिचुएशन है कोविड वगैरह में लेके, तो व्हाट्सएप ऑर्डर इस तरह के, टेलीग्राम पे या और जो पेमेंट सिस्टम है पेटीएम हो गया, गूगल पे, कार्ड पेमेंट एक्सेट्रा, तो ये सब जो सारी चीजें हैं आप उसके लिए तैयार रहिए। तो एक जनरल स्टेप है जो इसको आपको लेना चाहिए। दोस्तों अब आइए देखते हैं ग्रोसरी शॉप फ्रेंचाइजीज। आजकल फ्रेंचाइजी लेने का है कि चलिए पतंजलि का ले लिया, आर्ट ऑफ लिविंग का ले लिया, या फिर किसी और भी जिसका ब्रांड बिल्ड है उसका हमने फ्रेंचाइजी ले लिया, तो उस केस में क्या क्या एडवांटेज है। तो उस केस में आपका ब्रांड नेम जो है आपका सेलिंग पोटेंशियल को बढ़ा देता है, सक्सेस रेट को ज्यादा करता है, और जो आपको स्टार्ट करने जो इंसेप्शन टाइम है कि शुरू में आपका जो 2 साल 4 साल में जमेगा उसको बड़ा जल्दी सेटअप कर देता है। इसके बाद सपोर्ट एंड ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड नो कॉस्ट। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग आपको नहीं देना पड़ता, आपको प्रॉपर फ्रेंचाइजी जो देता है वो आपको ट्रेनिंग देता है, बताता है, सब कुछ ट्रेन करता है आपका, और आपको एक बना बनाया जो बिजनेस मॉडल है जो आपको मिल जाता है। फिर आपका इन टू इन असिस्टेंट भी ऑफर करते हैं वो। फंडिंग ऑप्शन सिक्योर हो जाता है, मान लीजिए किसी को फ्रेंचाइजी मिल गया तो आपको बैंक फाइनेंस अच्छे मतलब इजीली कर देती है आपका। परचेजिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू परचेज इन द वॉल्यूम। अगर हम बल्क में परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है, ऑफर, ठीक है, तो उसमें हमारा परचेजिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। इस बार नेटवर्किंग विद द पीयर जो उस तरह के हैं तो आपके जो हेल्दी कंपटीशन को डील करने में आसानी होता है आपको। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इंडियन मार्केट में ग्रोसरी बिजनेस की क्या सुटेबिलिटी है। तो 69% इंडियन मार्केट जो है हमारा टोटल रिटेल मार्केट का 69% 70% के आसपास जो है हमारा ग्रोसरी बिजनेस है। इसके अलावा इंडिया में एक्सपेक्ट हम करते हैं कि एटलीस्ट 10% का पर एनम ग्रोथ है, इंडिया का जीडीपी अच्छा है। तो अभी तो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा बेटर नहीं, लेकिन ग्रोसरी आइटम के लिए अब बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है अभी। इसके अलावा इंडियन ग्रोसरी रिटेल में जो डोमिनेट प्लेयर जो हैं, ठीक है, डोमिनेटेड बाय मिलियंस ऑफ द मार्केट स्टॉल्स एंड स्पेशलिस्ट शॉप, किराना, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, अनऑर्गेनाइज रिटेल, जो लगभग 92% ऑफ टोटल ग्रोसरी सेल का है। तो ये इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इंडिया कहते हैं 6th लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रोसरी मार्केट है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा अभी किस पोजीशन पे आया है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो वहां पर कुछ चैलेंजेस हैं जिसमें है कि आपका बेस्ट प्रैक्टिस की लैक ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका बेस्ट प्रैक्टिस हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्पेशलाइज नहीं होता, स्किल नहीं होता हमारे पास,
नए नए टेक्निक से हम जानते नहीं हैं। लैक ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बारे में स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी को हम एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाते हैं। स्टीप कंपटीशन फॉर ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, आप बगल में आपका रिटेल किराना शॉप है, बगल में आपका एक मॉल खोल गया, वहाँ सारी फैसिलिटी है, वहाँ पर डिस्काउंट शुरू में ऑफर करता है, तो इस तरह का स्टीप कंपटीशन फॉर ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर से उसका अच्छा कंपटीशन है। लैक ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग, क्योंकि किराना शॉप छोटा छोटा स्टार्ट करने वाले उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता है, इवन ज्यादा एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं लोग, तो स्किल एंड ट्रेनिंग का भी अभाव है। लैक ऑफ कैपिटल, उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, छोटे छोटे कम जो नेटवर्क के लोग इसको बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैलेंजेस है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ग्रोसरी बिजनेस खोलने के लिए एक जनरल जो कॉमन सेंस हमने जो लगाया, तो उस कॉमन सेंस के अंदर हमने देखा कि एक ग्रोसरी बिजनेस होता क्या है, ठीक है, ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या सोचना चाहिए, और आजकल जो नए ट्रेंड के साथ हमें कैसे ग्रोसरी बिजनेस में हम आगे ग्रो कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस चुने हम, क्या क्या पहले इन्वेस्टमेंट कितना करें, क्या प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे, इसके अलावा इंडियन मार्केट में क्या क्या सुटेबिलिटी है। तो ग्रोथ इंडिया का में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है ग्रोसरी बिजनेस का, और बहुत बड़ा सेक्टर जो 70% जो सेक्टर है रिटेल बिजनेस का, वो ग्रोसरी बिजनेस कवर करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी आर असिस्टिंग यू इन आइडिया फॉर्मुलेशन, रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल रिक्वायरमेंट, बैंक फाइनेंशियल and day-to-day accounting and taxation. Thank you so much for watching this video. In case of you have any query, then drop your query in a comments box or mail on the given email ID or contact on this number from 5 p.m. to 6 p.m. from Monday to Saturday. Thank you so much.